साथियों नमस्कार। स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल एग्जाम मित्र पर। तो मैं हाजिर हुए आपके बीच एक नई वीडियो के साथ। कल अपने 200 क्वेश्चन तक हो गए थे और जाते जाते आपसे एक प्रश्न पूछा था कि गगनवेदी बांध हरियाणा के किस जिले में स्थित है। तो उसका जो सही उत्तर है वो है सिरसा। गगनवेदी बांध हरियाणा के सिरसा जिला में स्थित है। इसे ओटू हेड के नाम से भी जाना जाता है। ओटू हेड या ओटू बांध के नाम से भी इसे जाना जाता है। तो ये सिरसा के अंदर है। तो चलिए शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 201 से कि रोहतक में कांग्रेस की शाखा कब शुरू हुई थी। रोहतक का पूछा है तो ऑप्शन देख लेते हैं 1890, 1888, 1892 या 1885। तो रोहतक में कांग्रेस की स्थापना 1888 के अंदर हुई थी। और जो कांग्रेस पार्टी की शुरुआत में स्थापना हुई थी राष्ट्रीय कांग्रेस की, तो इसका जो मुख्य उद्देश्य था वो स्वतंत्रता आंदोलन में हिस्सेदारी करना और जो लोग पीड़ित हैं उनको न्याय दिलाना, उनके हितों की रक्षा करना, ये इसके मुख्य उद्देश्य थे जिससे ये कांग्रेस पार्टी या ये शाखा है जो शुरू की गई थी। तो रोहतक के अंदर इसकी शाखा 1888 के अंदर शुरू की गई थी। इसके संबंध में इसके और तो जो भी तथ्य हैं वो जान लेते हैं कि रोहतक में कांग्रेस शाखा की स्थापना 1888 में हुई थी और ये भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रारंभिक गतिविधियों की शुरुआत थी। इस शाखा ने स्वतंत्रता आंदोलन में सक्रिय भूमिका निभाई और रोहतक क्षेत्र आरंभ से ही राजनीतिक रूप से जागरूक रहा है। मैंने अपने पिछली वीडियो में बताया था, जब रोहतक मंडल के बारे में बता रहा था, कि रोहतक मंडल हरियाणा की राजनीति की दिशा और दशा तय करने वाला मंडल था। तो ये शुरुआत से ही राजनीतिक रूप से एक मुख्य भूमिका निभाता रहा है। तो 1888 ईस्वी में रोहतक जो है वो में कांग्रेस शाखा का गठन किया गया था, जिससे हरियाणा के अंदर कांग्रेस की राजनीतिक पकड़ है वो भी मजबूत हुई। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि लाला लाजपत राय हिसार से लाहौर कब गए थे। तो लाला लाजपत राय, जिन्हें पंजाब केसरी के नाम से भी जाना जाता है, पंजाब केसरी की उपाधि इन्हें दी जाती है, तो वो हिसार से लाहौर कब गए थे ये पूछा है। तो ऑप्शन देख लेते हैं अपने 1888, 1890, 1892 या 1894। तो इसका जो सही उत्तर है वो है 1892। लाला लाजपत राय 1892 में हिसार से लाहौर जाते हैं और वहाँ वो स्वतंत्रता आंदोलन के अंदर सक्रिय भूमिका निभाते हैं। तो इसके बारे में थोड़े तथ्य देख लेते हैं अपने कि इनका जो जन्म है वो फिरोजपुर के अंदर हुआ था, जो कहाँ है, पंजाब के अंदर। लेकिन उन्होंने प्रारंभिक शिक्षा हिसार से ही प्राप्त की थी और हिसार से उन्होंने अपने राजनीतिक करियर की शुरुआत भी की थी और वो आर्य समाज से जुड़े हुए थे, आर्य समाज से गहराई से जुड़े थे। तो 1892 में लाहौर चले गए और स्वतंत्रता संग्राम में अधिक सक्रिय हो गए। उन्होंने पंजाब केसरी की उपाधि भी प्राप्त है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि पंजाब विधानसभा के चुनाव कब हुए थे। पंजाब विधानसभा का पूछा है, ऑप्शन देख लेते हैं 1935, 1937, 1940 या 1942। तो जो इसका सही उत्तर है वो है 1937। तो किस अधिनियम के तहत ये हुआ था, तो वो है कि भारत सरकार अधिनियम 1935 के तहत जो प्रांतीय चुनाव हुए थे, उसी अधिनियम के तहत पंजाब के अंदर भी चुनाव करवाए गए थे, जिसमें यूनियनिस्ट जो पार्टी थी उसने बहुमत हासिल किया और ये चुनाव ब्रिटिश शासन के अधीन सीमित स्वशासन की ओर एक कदम थे। तो 1937 के चुनाव भारतीय राजनीति में जनता की भागीदारी को दर्शाते हैं और हरियाणा का क्षेत्र, यानी जब वो पंजाब का ही एक हिस्सा था, पंजाब का ही एक क्षेत्र था हरियाणा भी, तो वो भी इसके अंदर तब सम्मिलित था। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अपने कि हरियाणा पूर्वी पंजाब का हिस्सा कब बना। तो देखो ऑप्शन देख लेते हैं पहले 1946, 1947, 1950 या 1952। तो इसका जो सही उत्तर है वो है 1947 के अंदर हरियाणा जो है वो पूर्वी पंजाब का हिस्सा बनता है। और पंजाब जैसे दो भागों में बंट जाता है, जब भारत और पाकिस्तान अलग अलग देश बनते हैं, तब जो पश्चिमी पंजाब है वो चला जाता है पाकिस्तान के अंदर और पूर्वी पंजाब भारत के अंदर रहता है। तो जो हरियाणा है तब पंजाब के अंदर ही सम्मिलित था, तो ये पूर्वी पंजाब का हिस्सा बन जाता है। तो इसके बारे में थोड़े तथ्य देख लेते हैं। तो हरियाणा अलग राज्य बनता है 1966 में। उससे पहले क्या होता है कि विभाजन के बाद में हरियाणा क्षेत्र को पूर्वी पंजाब का हिस्सा बनाया गया। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि पंजाबी सूबे की मांग की प्रतिक्रिया में अलग हरियाणा की मांग कब शुरू हुई थी।
तो ये डिमांड की गई थी कि जो भाषाई आधार पर है पंजाबी क्षेत्र को अलग किया जाए, या हिंदी बोलने वाले या हरियाणवी बोली बोलने वाले हैं जो, उनको अलग प्रदेश में सम्मिलित किया जाए। तो पंजाबी सूबे की मांग तो पहले से ही चली आ रही थी, तो इसे देखते हुए हरियाणा जो है, अलग हरियाणा की मांग भी शुरू की गई थी। तो पूछा कब की गई थी, तो ऑप्शन देखते हैं 1947, 1948, 1950 या 1955। तो ये आज़ादी के 1 वर्ष बाद ही शुरू हो गई थी मांग, 1948 के अंदर। तो इसके बाद 2 अलग अलग फॉर्मूला भी आते हैं, उनका भी जिक्र आगे आएगा। तो इसके फैक्ट देख लेते हैं पहले। तो हरियाणा निर्माण आंदोलन की नींव जो है वो यहीं से पड़ती है, 1948 से जब अलग हरियाणा की मांग उठती है तब। और यह आंदोलन विशेष रूप से हिंदी भाषी क्षेत्र की पहचान को लेकर था। तो 1948 में हरियाणवी नेताओं ने पंजाबी सूबे की मांग के विरोध में अलग हरियाणा की मांग शुरू कर दी, जो आगे चलकर 1966 में सफल हो जाती है और हरियाणा को एक अलग छवि मिलती है, एक राज्य के रूप में। तो 206 नंबर क्वेश्चन देखते हैं कि सच्चर फॉर्मूला कब लागू हुआ। यह फॉर्मूला भी भाषाई आधार पर जो पंजाबी और हिंदी है उसकी समानता की बात करता है। तो ये फॉर्मूला सच्चर फॉर्मूला जो किसके द्वारा लाया जाता है, भीमसेन सच्चर के द्वारा 1 अक्टूबर 1949 को भीमसेन सच्चर द्वारा ये फॉर्मूला लाया जाता है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 1949 के अंदर सच्चर फॉर्मूला लागू होता है। तो इसके बारे में इफेक्ट देख लेते हैं थोड़े। यह फॉर्मूला भाषाई विवाद के समाधान के लिए लाया गया था और ये हिंदी और पंजाबी भाषाओं की समानता की बात करता है, परंतु यह फॉर्मूला लंबे समय तक टिक नहीं पाता है और इसी ने भविष्य में क्षेत्रीय फॉर्मूला की भूमिका तैयार की थी। आगे जाके क्षेत्रीय फॉर्मूला भी आता है जो भी इसी की तरह भी आता है। तो सच्चर फॉर्मूला 1949 के अंदर आता है और हरियाणा क्षेत्र में भाषाई टकराव को सुलझाने का ये प्रारंभिक प्रयास था, जिसमें हिंदी और पंजाबी दोनों को ही महत्व दिया गया कि दोनों ही भाषाएं हैं वो दोनों ही महत्वपूर्ण हैं। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्षेत्रीय फॉर्मूला कब लागू हुआ। तो सच्चर फॉर्मूला तो आपने देख लिया 1949 के अंदर, और तो क्षेत्रीय कब लागू हुआ 1954, 1955, 56 या 1958। तो ये 1956 के अंदर क्षेत्रीय फॉर्मूला। तो इसके अंदर क्या था, ये भी भाषाई जो है संतुलन बढ़ रहा था, उस विवाद को सुलझाने के लिए ये फॉर्मूला आया गया था कि जो प्रशासनिक कार्य हैं वो किस भाषा के अंदर किए जाएं। तो इससे रिलेटेड ये फॉर्मूला था। तो भाषाई आधार पर विभाजन प्रस्तावित किया गया किनका, प्रशासनिक क्षेत्रों में जो कार्य हो रहे हैं उनका। यह फॉर्मूला भी विवादों का कारण बना और ख़ास तौर से जो हरियाणा के लोग थे, हरियाणा क्षेत्र के लोग, उनमें इससे एक असंतोष पैदा हुआ और उन्होंने हरियाणा को अलग करने की मांग जो है वो और भी ज़्यादा तेज कर दी थी। तो हरियाणा निर्माण आंदोलन को और भी तीव्र बनाने वाला ये फॉर्मूला साबित हुआ। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि हिसार में कांग्रेस की शाखा कब शुरू हुई। तो सबसे पहले रोहतक में देखा था 1888 के अंदर शुरू हुई थी। अब पूछा हिसार में कब शुरू हुई थी। तो हिसार में राजनीति में कांग्रेस की राजनीति मैंने सक्रिय बताया कि लाला लाजपत राय और उनके साथी थे, तो उन्होंने ये शुरू की थी कांग्रेस की शाखा हिसार में। तो कब हुई ये पूछा है, तो 1885, 87, 1890 या फिर 1900। तो कब शुरू हुई थी ये, 1887 के अंदर। हिसार में कांग्रेस की शाखा 1887 में और रोहतक में 1888 के अंदर। तो इसके थोड़े तथ्य देख लेते हैं अपने कि हरियाणा में राष्ट्रीय आंदोलन की शुरुआत कहाँ से होती है, हिसार से, और लाला लाजपत राय और उसके साथियों ने यह कार्य किया और यह शाखा स्वतंत्रता संग्राम जो है उसका आधार भी बनी आगे चलकर। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि हरियाणा कांग्रेस समिति की स्थापना कब हुई। अब तक तो क्षेत्रीय जो पूछ रहे थे, जैसे हिसार का आ गया, रोहतक का आ गया, पूछा हरियाणा कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी। तो ऑप्शन देख लेते हैं 1915, 1920, 1925 या 1930। तो ये हुई थी 1920 के अंदर। हरियाणा कांग्रेस समिति की स्थापना 1920 के अंदर हुई थी। तो फैक्ट देख लेते हैं थोड़े इसके। ये जो है लाहौर जो अधिवेशन है उसके बाद में इसकी स्थापना हुई 1920 के अंदर, और इसका उद्देश्य था स्वतंत्रता आंदोलन को स्थानीय स्तर पर संगठित करना, क्योंकि कोई भी आंदोलन हो जब तक वो स्थानीय स्तर पर एकजुट लोग नहीं होंगे तब तक वो आंदोलन सफल नहीं हो सकता। तो इस समिति के अंतर्गत हिसार, रोहतक, गुड़गांव, करनाल जैसे जिले इसके अंदर शामिल हुए हरियाणा कांग्रेस समिति के अंदर। तो लाला लाजपत राय इसके संस्थापक सदस्यों में से एक थे।
तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अपने कि रेवाड़ी में 1857 की क्रांति का नेतृत्व किसने किया था। रेवाड़ी में पूछा है, तो 1857 की क्रांति, तो ऑप्शन देख लेते हैं, लाला लाजपत राय, ताऊ देवीलाल, राव तुल्लाराम, मदन लाल धिंगड़ा। तो रेवाड़ी से संबंधित कौन थे इसमें, राव तुल्लाराम। तो राव तुल्लाराम ने 1857 की जो क्रांति थी उसमें नेतृत्व किया रेवाड़ी की तरफ से। तो और तथ्य देख लेते हैं थोड़े इसके। ये 1857 की क्रांति में हरियाणा के वीर योद्धा साबित होते हैं और अंग्रेजों का खुलकर ये विरोध करते हैं और रेवाड़ी को अंग्रेजी सेना से मुक्त भी करवा लेते हैं। बाद में अफगानिस्तान जाकर उन्होंने विदेशी समर्थन मांगा कि आप आइए हमारे साथ, और हम पीड़ित हैं इस चीज़ से कि अंग्रेज हमें मतलब ज़बरदस्ती कर रहे हैं हमारे साथ, तो आप आइए हमें सहयोग कीजिए। जो ईरानी शासक थे या अफगानी शासक थे उनसे वो सहयोग मांगते हैं। तो राव तुल्लाराम को हरियाणा का 1857 का शेर भी कहा जाता है। तो क्वेश्चन आ सकता है ना, हरियाणा का 1857 का शेर किसे कहा जाता है, तो राव तुल्लाराम को कहा जाता है। तो अंग्रेजों की दमनकारी नीतियों के खिलाफ वो विदेश में जाकर समर्थन मांगते हैं। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि राव तुल्लाराम की मृत्यु कब हुई थी। तो ऑप्शन देखते हैं 1859, 1860, 1861, 1863। तो 1857 के विद्रोह में तो वो अहम भूमिका निभाते हैं, पर 1863 के अंदर उनकी मृत्यु हो जाती है। कहाँ होती है, तो काबुल अफगानिस्तान के अंदर इनकी मृत्यु हो जाती है। और वे अंग्रेज़ों से लड़ाई लड़ने के बाद तुरंत जो है वो भारत से बाहर चले जाते हैं। और किस लिए जाते हैं ये भी मैंने बताया कि अफगान व ईरानी शासकों से समर्थन प्राप्त करने के लिए जाते हैं कि अंग्रेज़ों की जो दमनकारी नीतियाँ थी उनके विरोध में। तो उनकी वीरता है वो आज भी हरियाणा में सम्मान के साथ याद की जाती है और बिल्कुल की भी जानी चाहिए इन महान वीरों की। तो क्वेश्चन नंबर 212, 1857 की क्रांति के दौरान झज्जर के नवाब का क्या हुआ। तो 1857 में झज्जर के नवाब कौन थे, तो अब्दुल रहमान खान थे। कौन थे, अब्दुल रहमान खान। उनका क्या होता है, तो क्या करते हैं वो, उन्होंने अंग्रेजों का समर्थन किया था, तो नहीं किया था। उन्होंने तटस्थ रुख अपनाया कि जैसे हैं वैसे ही रहें, ना हाँ इधर की बोले ना उधर की बोले, तो ऐसा भी वो करने वाले नहीं थे। वे दिल्ली चले गए तो दिल्ली भी नहीं गए, तो उन्होंने बगावत की थी, सामना किया था उन्होंने अंग्रेजी शासकों का, और उन्हें फांसी दे दी गई इस जुर्म में। तो तथ्य देख लेते हैं। तो अंग्रेजों ने उन्हें पकड़ कर क्या किया, दिल्ली के अंदर फांसी दे दी। यह घटना हरियाणा में विद्रोह की गंभीरता को दर्शाती है कि वो कहाँ के, झज्जर के नवाब थे, फिर भी उन्होंने लड़ाई लड़ी और उन्हें फांसी दे दी गई। इसका मतलब जो विद्रोह था उस समय का वो बहुत ही ज़्यादा गंभीर था। तो नवाब की शहादत झज्जर के गौरवशाली इतिहास का हिस्सा है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं कि पानीपत के तीसरे युद्ध में मराठों की हार कब हुई। ये पूछा है कि कौन से सन में युद्ध हुआ था और कब उनकी हार होती है। तो पानीपत के अंदर 3 युद्ध होते हैं। पहला युद्ध मैंने बताया 1526 में, किन किन के बीच में होता है, तो बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच में होता है, जिसमें बाबर जीत जाता है। दूसरा होता है 1556 में, अकबर और हेमू के बीच के अंदर, जिसमें अकबर की तरफ से उनका सेनापति लड़ता है बैरम खां, और जिसमें अकबर की जीत होती है और हेमू हार जाता है। और तीसरा युद्ध होता है मराठों का अब्दाली के साथ, अहमद शाह अब्दाली के साथ। तो कब हुआ, 1760, 61, 64 या 1770। तो यह हुआ है 1761 के अंदर, जिसमें मराठे हार जाते हैं। 14 जनवरी 1761 को ये युद्ध होता है और मराठों की हार के साथ ही उत्तर भारत में उनका प्रभाव भी समाप्त हो जाता है। मराठे तक बहुत ज़बरदस्त तकड़ी ताकत थे वो, लेकिन इस युद्ध के बाद वो बिल्कुल टूट जाते हैं और सीमित हो जाते हैं, उनका विस्तार वहीं खत्म हो जाता है। तो इस युद्ध में लाखों सैनिक मारे जाते हैं और इसे भारत का सबसे रक्त रंजित युद्ध भी माना जाता है। तो क्वेश्चन आ सकता है कि भारत का सबसे रक्त रंजित युद्ध किसे माना जाता है, तो वो पानीपत का जो तीसरा युद्ध है उन्हें माना जाता है। मराठों और अहमद शाह अब्दाली के बीच में लड़ा गया था, जिसमें लाखों सैनिक मारे गए थे और युद्ध का स्थान कौन सा था, तो पानीपत था। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अपने कि पानीपत का तीसरा युद्ध किन के बीच हुआ था। तो अभी बताया मराठा और मुगल, अंग्रेज और मराठा, अहमद शाह अब्दाली और मराठा, अकबर और राणा सांगा। तो किन के बीच हुआ, अहमद शाह अब्दाली और मराठों के बीच में युद्ध लड़ा गया था, जिसमें अहमद शाह अब्दाली जीत जाता है। तो अहमद शाह अब्दाली कौन था, अफगानिस्तान का एक शासक था और मराठों का नेतृत्व कौन कर रहे थे, सदाशिवराव भाऊ कर रहे थे। और इस युद्ध के बाद उत्तर भारत में अराजकता
फैल जाती है और यह युद्ध पानीपत के मैदान में लड़ा गया। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि पानीपत के तीसरे युद्ध का परिणाम क्या था। तो परिणाम बताया ना, कौन जीता? अब्दाली। अब्दाली की विजय होती है इस युद्ध के अंदर। मराठे हार जाते हैं, अकबर दूसरे युद्ध में, पानीपत के दूसरे युद्ध में विजयी होता है और निर्णय तो हुआ था, कौन जीता था? अब्दाली। तथ्य देखते हैं तो उन्होंने मराठों को पराजित किया और मराठों के लगभग 1 लाख सैनिक इस युद्ध के अंदर मारे जाते हैं, जिससे उनकी शक्ति है वो बुरी तरह कमजोर हो जाती है। और इस युद्ध के बाद अंग्रेजों को भारत में प्रभाव बढ़ाने का अवसर भी मिल जाता है। क्यों मिल जाता है? क्योंकि जितने भी अफगान से शासक आए हैं भारत के अंदर, तो वो किस उद्देश्य से आए हैं? वो लूट के उद्देश्य से आए हैं। वो आते हैं, भारत के मंदिर हैं और अन्य जगहों को क्या करते हैं? लूटते हैं। वहाँ से सोना चांदी जितने भी हैं, हीरे जवाहरात, वो लूट कर ले जाते हैं, अपने देश वापस चले जाते हैं वो। तो उनका मुख्य जो उद्देश्य था वो शासन करना न होकर लूट करना था उनका उद्देश्य। तो जिससे अंग्रेजों का यहाँ भारत के अंदर प्रभाव बढ़ जाता है और मराठे कमजोर हो जाने के कारण। तो क्वेश्चन नंबर 216 देखते हैं कि पानीपत के तीसरे युद्ध में सदाशिवराव भाऊ के साथ कौन प्रसिद्ध योद्धा मारे गए थे? तो ऑप्शन देखते हैं, नाना साहेब, तात्या टोपे, विश्वास राव या जलकारी बाई। तो कौन मारे गए थे प्रसिद्ध योद्धा? तो वो थे विश्वास राव, जो सदाशिवराव भाऊ के साथ इस युद्ध के अंदर मारे जाते हैं। तो कौन थे ये विश्वास राव? ये पेशवा नाना साहेब के पुत्र थे और यह युद्ध के अंदर मारे जाते हैं, जिससे मराठा सेना है उसका मनोबल टूट जाता है। तो मराठों ने इस युद्ध में घोर पराजय झेली, जिससे मराठों का पुनः विस्तार होता है तो वो रुक जाता है और वो बिल्कुल सीमित रह जाते हैं। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कि हरियाणा के किस नगर को तीनों पानीपत युद्धों का साक्षी कहा जाता है? तो पानीपत के युद्ध, तीनों पानीपत के युद्ध हैं, तो कहाँ हुए थे वो? पानीपत में। तो उनका साक्षी भी कौन होगा? पानीपत। तो कुरुक्षेत्र नहीं है, करनाल नहीं, सोनीपत नहीं, कौन था? पानीपत। कब कब हुए? तो 1526 में पहला हुआ, 1556 में दूसरा हुआ और 1761 में तीसरा पानीपत का युद्ध होता है। तो यह स्थल रणनीतिक रूप से दिल्ली के निकट है और हरियाणा के इतिहास में पानीपत का विशेष स्थान है। यहाँ युद्ध स्मारक और संग्रहालय आज भी स्थित है। आप कभी भी पानीपत जाएं घूमने तो ये संग्रहालय जरूर देख कर आए। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि हरियाणा के किस लोक नृत्य को चांदनी रात में खुले मैदान में किया जाता है? लूर, मंजीरा, धमाल, खोड़िया। देखो लूर और मंजीरा के बारे में तो पहले कल पढ़ा था आपने कि जो मंजीरा है वो मेवात क्षेत्र के अंदर किया जाता है, लूर है वो बांगर क्षेत्र के अंदर किया जाता है। तो ऐसे ही कौन सा लोक नृत्य है जो चांदनी रात में खुले मैदान में किया जाता है? तो वो है धमाल लोक नृत्य है। धमाल जो लोक नृत्य है वो चांदनी रात में खुले मैदान में किया जाता है। हरियाणा का एक प्रमुख लोक नृत्य है और इसका जो संबंध है वो महाभारत काल की घटनाओं से भी जोड़ा जाता है। और यह जो नृत्य है वो वीरता और उत्साह दर्शाता है। इसका प्रतीक है वीरता और उत्साह का। इसमें ढोलक, नगाड़े, बीन जैसे वाद्य यंत्र प्रयोग में लाए जाते हैं। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि हरियाणा में धमाल लोक नृत्य किस क्षेत्र में किया जाता है? किस क्षेत्र में किया जाता है? झज्जर व महेंद्रगढ़, कुरुक्षेत्र, हिसार, इनमें से कोई नहीं। तो कहाँ किया जाता है ये धमाल लोक नृत्य? तो ये किया जाता है झज्जर व महेंद्रगढ़ क्षेत्र के अंदर। तो ये क्षेत्र कहाँ है? तो ये हरियाणा के दक्षिण पश्चिम जो हरियाणा है उन इलाकों के अंदर है, जो झज्जर और महेंद्रगढ़ में से बड़े उत्साह से इस लोक नृत्य को किया जाता है। यह ग्रामीण मेलों और पर्वों का अभिन्न अंग है। तो इस नृत्य में कौन भाग लेते हैं? पुरुष, जो वीरता को दर्शाते हैं। यह नृत्य शैली है वो युद्ध की तैयारी और गौरव गान का प्रतीक भी है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि हरियाणा में मंजीरा लोक नृत्य किस क्षेत्र में किया जाता है? कल बताया था मंजीरा में किन वाद्य यंत्रों का यूज किया जाता है, प्रयोग में लाए जाते हैं। आज पूछा है कि किस क्षेत्र के अंदर किया जाता है। तो कुरुक्षेत्र, बांगर या मेवात क्षेत्र, या इनमें से कोई नहीं। तो ये जो मंजीरा लोक नृत्य है वो मेवात क्षेत्र के अंदर किया जाता है। तो इसका सही उत्तर होगा सी, मेवात क्षेत्र। यह नृत्य धार्मिक भावनाओं से युक्त है। इसमें मंजीरे, ढोलक जैसे वाद्य यंत्रों का प्रयोग होता है और इसी मंजीरे वाद्य यंत्र के नाम पे यह मंजीरा लोक नृत्य का नाम जो है वो रखा गया है। तो यह नृत्य हरियाणा की सांस्कृतिक विविधता को भी दर्शाता है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि 1978 के बैंकॉक एशियाई खेलों में 800 मीटर में स्वर्ण जीतने वाली हरियाणा की खिलाड़ी कौन थी? ये पूछा है।
हरियाणा की खिलाड़ी कौन थी स्वर्ण पदक जीतने वाली? कब? 1978 के बैंकॉक एशियाई खेलों में 800 मीटर दौड़ के अंदर। कौन थी? तो ऑप्शन देख लेते हैं। कृष्णा पूनिया, कविता दलाल, गीता जुत्सी या बबीता फोगाट। तो कौन थी? गीता जुत्सी थी, गीता जुत्सी। तो ये जो है वो हरियाणा की पहली महिला एथलीट थी जिन्होंने अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर स्वर्ण पदक जीता। तो क्वेश्चन आ सकता है बिल्कुल कि हरियाणा की पहली महिला एथलीट जो है वो कौन थी जिन्होंने अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर स्वर्ण पदक जीता? तो वो थी गीता जुत्सी। 800 मीटर दौड़ के अंदर इन्होंने स्वर्ण पदक जीता था और वे राष्ट्रीय स्तर पर कई वर्षों तक रिकॉर्ड होल्डर भी रही, उन्हीं के नाम वो रिकॉर्ड रहा। तो उन्होंने भारत की ओर से कई अंतर्राष्ट्रीय खेल प्रतियोगिताओं में भाग लिया। उनकी सफलता ने हरियाणा में महिला खिलाड़ियों को प्रेरित किया और आज आप देखते भी हो कि कैसे महिला खिलाड़ी हरियाणा के अंदर से निकल रहे हैं, जो ओलंपिक के अंदर मेडल भी लेके आ रहे हैं। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि पंजाब उच्च न्यायालय लाहौर के पहले भारतीय मुख्य न्यायाधीश सर सादीलाल कहाँ के रहने वाले थे? तो मैंने पहले आपको बताया था कि जो लाहौर हाई कोर्ट है वो बाद के में जब 1947 में शिमला शिफ्ट की जाती है, जब पाकिस्तान अलग चला जाता है, उसके बाद में जब हरियाणा अलग प्रदेश बनता है, तब ये 1 नवंबर 1966 को पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट के नाम से भी जानी जाती है। तो इसमें एक न्यायाधीश रहे हैं मुख्य न्यायाधीश सर सादीलाल। पूछा वो कहाँ के रहने वाले थे? तो ऑप्शन देखते हैं। हिसार, पानीपत, करनाल या रेवाड़ी। तो वो कहाँ के थे? वो थे रेवाड़ी के। सर सादीलाल रेवाड़ी के रहने वाले थे। तो अन्य तथ्य देखते हैं इनके बारे में कि सर सादीलाल ब्रिटिश काल में न्यायपालिका में उच्च पदों पर पहुंचे पहले भारतीयों में से एक थे। जो कुछ भारतीय उच्च पदों पर पहुंचे उनमें से एक कौन थे? सर सादीलाल। वे 1920 में लाहौर हाई कोर्ट, जो अब कहाँ है? पाकिस्तान के अंदर, इसके मुख्य न्यायाधीश बने। उनका जन्म कहाँ हुआ? हरियाणा के रेवाड़ी में। वो शिक्षा और कानून क्षेत्र में अग्रणी थे, उनके अच्छे जानकार थे। तो उनकी नियुक्ति भारतीय न्याय प्रणाली में मील का पत्थर साबित होती है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कि कुरुक्षेत्र में महाभारत का युद्ध है वो कितने दिन तक चला था? ऑप्शन देखते हैं। 16, 18, 21, 20 दिन। कितने दिन चला था महाभारत का युद्ध? तो ये चला था 18 दिन। और इसकी शुरुआत कैसे होती है? कौरव और पांडवों के बीच ये युद्ध लड़ा गया था, जिसकी शुरुआत गीता उपदेश के साथ जो श्री कृष्ण अर्जुन को देते हैं, वहाँ से उसकी शुरुआत होती है। रविवार का दिन था, दोपहर का समय था, 45 मिनट वो उपदेश देते हैं, उसके बाद में युद्ध शुरू हो जाता है। तो इसके बारे में थोड़े फैक्ट देख लेते हैं और कि ये 18 दिन तक चला। जो कहाँ लड़ा गया? कुरुक्षेत्र हरियाणा में लड़ा गया। इसमें कौरवों और पांडवों के बीच में संघर्ष हुआ था। युद्ध में भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन का सारथी बनकर उनका मार्गदर्शन किया था और इस युद्ध भूमि पर श्रीमद् भगवत गीता का उपदेश भी दिया गया था। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि हरियाणा में अंतिम बार राष्ट्रपति शासन किस वर्ष लगा था? ऑप्शन देखते हैं। 1996, 1982, 1991 या 2005। अंतिम बार पूछा है। पहली बार कब लगा? 1967 में। दूसरी बार 1977 में। पूछा अंतिम बार कब लगा था? तो वो लगा था 1991 के अंदर। तो तथ्य देखते हैं कि ये राज्य की राजनीतिक अस्थिरता के कारण यहाँ राष्ट्रपति शासन लगाना पड़ा। अनुच्छेद 356 के अंतर्गत यह लगाया गया था। और राष्ट्रपति शासन का अर्थ क्या होता है कि राज्य का शासन जो है वो केंद्र सरकार द्वारा चलाया जाता है। हरियाणा में कुल, जिसे HSSC मानती है, कि 3 बार राष्ट्रपति शासन लग चुका है। इसके बाद चुनावों के जरिए नई सरकार बनी। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि 1996 में बनी हरियाणा विधानसभा का पहला स्पीकर कौन था? कौन था? ऑप्शन देख लेते हैं। बंसीलाल, देवीलाल, राव वीरेंद्र सिंह, सन्नो देवी। तो पहले जो स्पीकर थे वो थे राव वीरेंद्र सिंह। उस समय के जाने माने राजनेता थे ये। इन्होंने एक अलग पार्टी भी बनाई थी, हरियाणा विकास पार्टी। तो हरियाणा की स्थापना 1 नवंबर 1966 को हुई और पहले अध्यक्ष जो है विधानसभा अध्यक्ष वो राव वीरेंद्र सिंह चुने गए और ये कांग्रेस पार्टी से संबंध रखते थे। बाद में आगे चलकर ये मुख्यमंत्री भी बनते हैं। तो राव वीरेंद्र सिंह हरियाणा के गठन के बाद पहले विधानसभा का जो अध्यक्ष है वो नियुक्त होते हैं, जिन्होंने शुरुआती जो कार्य है उनको दिशा दी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं
हरियाणा विधानसभा की पहली महिला अध्यक्ष कौन बनी? महिला अध्यक्ष पूछा है, कौन थी? ऑप्शन देखते हैं, कमला वर्मा, सन्नो देवी, संतोष चौधरी या आशा कुमारी। तो कौन थी? सन्नो देवी। पहली महिला अध्यक्ष विधानसभा की सन्नो देवी थी और उन्हें यह पद 1966 के अंदर ही मिल गया था। वे महिलाओं के लिए राजनीति में प्रेरणा स्रोत बनी। उसके बाद में काफ़ी महिलाएं राजनीति के अंदर आई और उन्होंने सक्रिय भूमिका भी निभाई। तो उन्होंने राज्य के प्रशासनिक और विधायी कार्यों में सक्रिय भूमिका निभाई और वे स्वतंत्रता संग्राम के अंदर भी सक्रिय रही। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जब हरियाणा राज्य का गठन हुआ तब विधानसभा की कितनी सीटें थी? तो हरियाणा का जब गठन होता है 1966 के अंदर, तब कितनी सीटें थी विधानसभा की? 40, 54, 56 या 60? तो कितनी थी? तब थी 54 सीटें। हरियाणा विधानसभा में 1966 के अंदर जब हरियाणा अलग प्रदेश बनता है तब वहाँ विधानसभा की 54 सीटें निर्धारित की जाती हैं और ये सीटें जनसंख्या के आधार पर और क्षेत्रफल के आधार पर निर्धारित की जाती है। बाद में जनगणना और परिसीमन के आधार पर इसमें बढ़ोतरी की जाती है। 1967 में हरियाणा में पहली विधानसभा का चुनाव होता है। तो हरियाणा राज्य के गठन के समय से पंजाब से अलग कर नया राज्य बनाया गया और प्रारंभिक तौर पर 54 सदस्यीय विधानसभा जो है वो बनाई गई। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि हरियाणा विधानसभा में 90 सीटें किस वर्ष हुई? 66 में कितनी थी? 1966 में 54 थी। तो 90 कब पूरी हुई? तो ऑप्शन देख लेते हैं, 1966, 72, 1977 या 1982। तो ये हुई थी 1977 के अंदर 90 विधानसभा सीटें हो गई थी। तो यह परिसीमन आयोग की सिफारिश पर आधारित था। इसमें से 17 जो सीटें हैं वो अनुसूचित जातियों के लिए रिजर्व की गई थी, आरक्षित की गई थी। तो विधानसभा में सीटों की संख्या राज्य की जनसंख्या और क्षेत्रीय संतुलन के आधार पर निर्धारित होती है। तो जनसंख्या में वृद्धि और लोकतांत्रिक प्रतिनिधित्व को सुनिश्चित करने के लिए 1977 में सीटों को बढ़ाकर 90 कर दिया गया था। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि हरियाणा विधानसभा में अनुसूचित जाति के लिए कितनी सीटें आरक्षित? अभी पढ़ गई हैं यहाँ ऊपर, 15, 16, 17 या 18। तो कितनी है? 17 सीटें हैं जो रिजर्व्ड कैटेगरी है उनके लिए आरक्षित की गई है, रिजर्व की गई है। तो इसके थोड़े फैक्ट देख लेते हैं अपने कि 90 में से 17 जो हैं वो अनुसूचित जाति के लिए हैं। यह संख्या अनुसूचित जातियों की जनसंख्या के अनुपात के आधार पर आधारित है। आरक्षित सीटों में बहादुरगढ़, सफेदों, नलवा, हथीन आदि शामिल हैं। यह आरक्षण जो है वो संविधान के अनुच्छेद 330 और 32 के तहत किया गया। क्वेश्चन आ सकता है कि अनुसूचित जाति की जो सीटें हैं उनका बंटवारा किस प्रकार से किया जाता है, किस प्रकार से आरक्षित किया जाता है कि इतनी सीटें रिजर्व रहेगी, किस अनुच्छेद के? तो 330 और 332 के तहत। तो समान प्रतिनिधित्व के उद्देश्य से संविधान ने अनुसूचित जातियों के लिए विधानसभाओं में आरक्षण की व्यवस्था की है, जो हरियाणा के अंदर 17 सीटों पर लागू होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भूतेश्वर मंदिर कहाँ स्थित है? ऑप्शन देखते हैं, फरीदाबाद, हिसार, जींद या सोनीपत। तो जो भूतेश्वर मंदिर है वो जींद के अंदर स्थित है। और किसका है ये मंदिर? तो भगवान शिव को समर्पित ये प्राचीन मंदिर है, भगवान शिव को समर्पित है। मंदिर की स्थापत्य शैली जो पारंपरिक नागर शैली में है। सावन माह और शिवरात्रि पर यहाँ श्रद्धालुओं की भारी भीड़ उमड़ती है। तो भूतेश्वर मंदिर जींद का प्रमुख धार्मिक स्थल है और इसे हरियाणा के शिव धामों में महत्वपूर्ण स्थान प्राप्त है। तो ये थे आज के अपने 30 क्वेश्चन। तो आप बताना मुझे कमेंट करके कि आपको ये 30 क्वेश्चन किस प्रकार के लगे, और अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। और कल जाते जाते मैंने एक प्रश्न जो पूछा था कि गगनभेदी बांध हरियाणा के किस जिले में स्थित है, आते ही उसका उत्तर आपको बताया था कि सिरसा के अंदर है, जिसे ओटू हेड के नाम से भी जानते हैं। तो आज के लिए क्वेश्चन है, तो आपको बताना है कि वह कौन सा स्थान है जहां भीष्म पितामह ने महाभारत युद्ध के दौरान सरसैया पर अंतिम समय बिताया था। महाभारत युद्ध के दौरान यानी जो तीरों पर लेट कर तीर लगते हैं, उनके शिखंडी जो है उनके सामने वो अपना जो बाण वगैरह नहीं छोड़ते हैं, तो उनके जो तीर लगते हैं तो वो सरसैया पर लेटते हैं भीष्म पितामह। तो जो अंतिम समय वो कहाँ बिताते हैं, वो जगह कौन सी, उस जगह का नाम बताना है आपको। ऑप्शन नहीं दूंगा मैं आपको,
खुद बताना है कि उस जगह का, कुरुक्षेत्र के अंदर वो जगह कौन सी थी जहां पर वो सरसैया पर अंतिम समय अपना बिताते हैं। तो कल मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।